हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या ये कहें गैल्वेनिक सेल हमने देख लिया था। और आपको पता ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक जो कि आपका गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट था, सेकेंड पार्ट जो कि फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, और थर्ड पार्ट जो होगा वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। ठीक है, तो हम लोग कंडक्टर्स, कंडक्टिविटी, उससे रिलेटेड ये जो टॉपिक्स है उसको हम लोग अभी कवर करेंगे कमिंग लेक्चर्स में। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो ये सारा पार्ट आपने वैसे तो सॉलिड स्टेट में भी देख लिया था कि हम लोग कंडक्टर किसको कहेंगे या फिर इंसुलेटर किसको कहेंगे। ठीक है, तो कंडक्टर्स जैसा कि इसमें दे रखा है, कंडक्टर्स किसको बोलेंगे? सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब वो सारे सॉलिड्स कंडक्टर्स माने जाएंगे जो अपने से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए अलाउ करेंगे। ठीक है, तो उनको हम लोग कंडक्टर्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, मेटल्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही है। अब देखो ये जो मेटल्स है ना, इसको हमें फिजिक्स में देखना है। फिजिक्स में ऑलरेडी हमने कई बार देख भी लिया है, क्लास 10th में भी हमने देखा था मेटल्स के वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी पर का कंडक्शन हो रहा। अब चलो नेक्स्ट आप इंसुलेटर भी देख लो। वैसे इंसुलेटर को भी हमने देख लिया था सॉलिड स्टेट में। तो ये वो सारे सॉलिड सब्सटेंसेस होते थे जो अपने से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते थे, उनको हमने इंसुलेटर्स बोला था। जैसे कि ग्लास, रबर, वुड, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस थे जो कि इंसुलेटर के तौर पे हम लोग यूज कर रहे थे, जैसे प्लास्टिक। और भी बहुत सारे पॉलीमर्स इसके एग्जांपल्स है, जैसे स्विच बोर्ड वगैरह हम लोग बनाते हैं, बैकेलाइट, है ना। अब देखते हैं कंडक्टर्स के 2 टाइप्स है ना। पहला टाइप जो होगा वो मेटेलिक कंडक्टर होगा, और सेकंड टाइप जो होगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मैंने पहले ही बता दिया था, ये जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं इनको हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को। और इसमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स का जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है वो हम लोग स्टडी करेंगे। अब हम लोग देखते हैं मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंसेस है। अगर हमने डिफरेंसेस देख लिए तो हम लोग कुल मिला जुला के इनके डेफिनेशंस को भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें से पहला डिफरेंस क्या है? द कंडक्टर्स व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटेलिक कंडक्टर में ये जो कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू करते हैं। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और जिसके रिजल्टेंट में इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट का मूवमेंट सोचते हैं। ठीक है, वहीं अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। यहाँ पर आयंस का मूवमेंट होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो एक में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और दूसरे में आयंस का मूवमेंट होता है। अब सेकेंड डिफरेंस देखो आप, देयर इज नो केमिकल चेंजेस इन मेटेलिक कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के दौरान आप याद करो कि यहाँ पर वायर में किसी भी तरह का कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता था। ठीक है, जबकि अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वहां पर आयंस पर में केमिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज आयन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसी तरह मान लो कोई नेगेटिव चार्ज आयन है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के आपको केमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट ऐसा मेटेलिक कंडक्टर में आपको नहीं दिख रहा था। और वही स्टेटमेंट देख लो क्या लिख रहा है, केमिकल चेंजेस टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, मतलब केमिकल चेंजेस होते हैं इसमें। और दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलाइट्स डिकम्पोज बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सही बात है, जब इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आप ऐसे सोच सकते हो, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेसिस्टेंस इंक्रीजेज। ठीक है, अगर मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो आप वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे सोच सकते हो, मान लो आपने एक मेटेलिक वायर ले रखा है। ठीक है, अब उसमें आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने के दौरान क्या होगा कि इसके जो एटम्स होंगे उनका एनर्जी बढ़ जाएगा। तो उनका एनर्जी बढ़ने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि उनका वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, वो अपने जगह पर ज्यादा जोर से वाइब्रेट करने लगेंगे। और आप इसको ऐसे भी रिजल्ट में देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनका जो मोशन होगा वो रेंडमाइज मोशन हो जाएगा। अगर उनका मोशन रेंडमाइज हो जाएगा तो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका जो मोशन है, उनका जो मोबिलिटी है वो कम हो जाएगा। अगर उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट मोबिलिटी कम हो गया
तो हम लोग बोल सकते हैं ना वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा, तभी तो इलेक्ट्रॉन पर का मोबिलिटी कम हुआ। ठीक है, या आप इसको ये वाइब्रेशनल एनर्जी को ऐसे सोच सकते हो, मान लो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया किसी मेटेलिक वायर के रिगार्डिंग, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। अब मान लो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा और एटम्स जो है उनका एनर्जी ज्यादा होने की वजह से मान लो उनका वाइब्रेशनल एनर्जी ज्यादा हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे ड्यूरिंग मोशन वो उन पर्टिकुलर एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, और अगर कोलाइड करेंगे तो उनका मूवमेंट अच्छा तो नहीं हो पाएगा, उनका मूवमेंट जो उनका फ्लो है वो तो धीरे धीरे कम हो जाएगा ना। और इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम हो जाएगा, वो स्लो हो जाएंगे, तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं ना उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा। ठीक है, अब इसके अपोजिट आप क्या देखोगे कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, उस केस में जो है रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो आपने एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर ले रखा है, ठीक है, और यहाँ पर आपने वायर से एक्सटर्नल सेल से उसको ऐड कर रखा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर फ्लो ऑफ आयंस होंगे और फ्लो ऑफ आयंस के वजह ही सही तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। अब देखो ये जो आयंस है ये कैटायंस है या एनायंस है, अब बताओ इनके बीच में किसी न किसी तरह का तो इंटरेक्शन होगा, हो सकता है ए प्लस बहुत सारे हैं तो ए प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा, वहीं ए प्लस और बी माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, मतलब कि कैटायन और एनायन के बीच में इंटरेक्शन तो होंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होंगे, ये तो बहुत ज्यादा रेंडमाइज मूव करने लगेंगे ना, इनमें सेपरेशन आ जाएगा, और इस केस में क्या होगा, इनका जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा, और इंटरेक्शन कम होगा मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना ये ज्यादा मोबाइल होंगे। ठीक है, अगर ये ज्यादा मोबाइल होंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर ज्यादा फ्लो होगा तो हम लोग बोल सकते हैं ना इस केस में क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज है वो है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। अब एक बात बताओ, आपने जो मेटल ले रखा है उसका नेचर क्या है, ये उस पर तो डिपेंड करेगा ही ना। आपने जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, वहां पर पढ़ा है ना कोई से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका की कंडक्टिंग नेचर ज्यादा हो। ठीक है, जैसे कॉइनेज वाले ग्रुप है ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनका जो कंडक्टिंग नेचर है ये ज्यादा है बाकी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, वहीं उसका स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पर भी डिपेंड करेगा। आपने देखो क्लास 10 में पढ़ा था लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तो उसका आपने कैसा सीट बनाया है, कैसा मेटल वायर बनाया है, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो कुल मिलाजुला के हम लोग बोल सकते हैं वो उसके मटेरियल का नेचर और उसका जो स्ट्रक्चर है इन दोनों पर डिपेंड करेगा। अब सेकंड देख लो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर डिपेंड करेगा। आपको पता है ना क्योंकि कंडक्शन तो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वही तो फ्री होंगे, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। एक्चुअली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन तो उन्हीं की वजह से होगा। और थर्ड पॉइंट जो है वो है टेम्परेचर। तो हमने देख लिया ना कि कंडक्टर्स की बात करें तो टेम्परेचर जैसे ही हमने बढ़ाया था उस केस में जो रेसिस्टेंस था वो बढ़ गया था। ठीक है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर द मेटेलिक कंडक्टर्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रिक और आयनिक कंडक्टर पे। ठीक है, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टेंस। तो एक बात जान लो, अगर आपने एक सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है, और सॉल्यूशन में आयंस की वजह से यहाँ पर अगर कंडक्शन होगा तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक या फिर आयनिक कंडक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर इसने लिख रखा है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। बिल्कुल सही बात है, आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसके नेचर पे तो डिपेंड करेगा ही। हो सकता है कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है वो एक तरह का वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है वो एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में तो आपको डिफरेंस पता ही है। अगर मान लो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएगा ना, अगर पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और उस केस में कंडक्शन भी ज्यादा होगा। वहीं अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो वो तो पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, और पूरा डिसोसिएट नहीं होगा तो उसका रिजल्ट में क्या मिलेगा, सॉल्यूशन में आयंस हमें कम मिलेंगे। अगर सॉल्यूशन में आयंस कम मिलेंगे मतलब कि चार्ज कैरियर कम हो गए, तो अगर चार्ज कैरियर कम हो गए उस केस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी तो कम हो जाएगा ना। क्या बिल्कुल सही बात है कि नहीं।
अब सेकंड देख लो, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। ठीक है, अगर मान लो हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होने के बाद केटायन और एनायन का फॉर्म करेगा। अब मान लो केटायन और एनायन पर का साइज अलग अलग है, तो आपको पता है ना, अगर साइज अलग अलग है तो उनका मोबिलिटी भी अलग अलग हो जाएगा। और वहीं बात करें उनका सॉल्वेशन, अब देखो जब हम लोग उसको सॉल्वेशन करेंगे, मान लो हमने वाटर एज ए मीडियम लिया है, तो वाटर मीडियम अगर लेंगे तो वहां पर सॉल्वेशन करने के बाद वहां पर हाइड्रेटेड रेडियाई आ जाएगा ना। अब उनका जो हाइड्रेटेड रेडियाई होगा उसका क्या साइज होगा, वो बल्की होगा या फिर वो लाइट वेट का होगा, उस हिसाब से उसका मोबिलिटी डिपेंड करेगा। और क्योंकि मोबिलिटी उस पर डिपेंड करेगा तो पक्का बात है ना, कंडक्शन भी उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है या नहीं। ठीक है, अब थर्ड फैक्टर देख लो, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। तो सॉल्वेंट का जो नेचर है और उसका विस्कोसिटी दोनों ही पे डिपेंड करेगा। जैसे कि आप सोच लो, आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्वेंट पे डाल दिया, अब इलेक्ट्रोलाइट कोई एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगा कि वो कितना ज्यादा डिसोसिएट होगा या नहीं, मतलब कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड कर रहा है ना। दूसरी बात, उसकी विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करनी चाहिए, क्योंकि विस्कोसिटी अगर मान लो बहुत ज्यादा होगा तो उस केस में आयंस का फ्लो नहीं हो पाएगा सही तरीके से। और अगर आयंस का सही तरीके से फ्लो नहीं होगा तो हम लोग बोल सकते हैं ना वहां पर कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़िया से नहीं फ्लो करेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट फैक्टर है कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर आयनिक कंडक्टेंस बिल्कुल से डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सोचो, अगर मान लो आपने कंसेंट्रेशन को कम कर दिया है, तो कंसेंट्रेशन काफी अगर कम कर दिया है, उस केस में क्या होगा, आयंस जो होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। आयंस का नंबर अगर बहुत कम हो जाएगा तो आपको पता है ना कि यही जो आयंस है इन्हीं की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा। अब आयंस का नंबर अगर बहुत कम हो गया, उस केस में कंडक्शन कौन करेंगे, तो कंडक्शन भी तो कम हो जाएगा ना। तो मतलब कि कंसेंट्रेशन पर तो बिल्कुल ही डिपेंड करना चाहिए। मान लो आपने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस ले रखा है, जितना ज्यादा आयंस होगा, क्योंकि यही तो चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो होगा वो तो नंबर ऑफ आयंस के थ्रू ही होगा। अगर मान लो उनका नंबर ज्यादा होगा, उस केस में क्या होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट पर का कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, वैसे तो ये चीज हमने डिस्कस कर लिया है। अगर मान लो आयंस हैं, तो आयंस में टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वो और ज्यादा मोबाइल होंगे, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा। इंटरेक्शन कम होगा, वो ज्यादा फ्री होंगे, तो उनका मोबिलिटी भी ज्यादा होगा, और इनका रिजल्ट क्या होगा कि कंडक्टेंस हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है।